दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे एक फैंटेसी एडवेंचर मूवी की कहानी। यूरोप की लोक कथाओं पर आधारित ये धमाकेदार फिल्म रहस्य और रोमांच से भरपूर है और आप लोगों को काफी पसंद आएगी। तो इस फैंटेसी फिल्म में क्या कुछ होता है, ये जानने के लिए वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर देखें। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में वेलेरिया नाम के एक राज्य का बाजार दिखाया जाता है, जहां लोग रोजमर्रा की चीजें खरीद रहे होते हैं। बाजार के सामने कुछ ही दूरी पर वलेरिया राज्य का महल होता है और सिपाही बाजार से महल तक जाने वाले रास्ते में गश्त लगा रहे होते हैं। इसी बाजार में काला चोगा पहने बैठा एक जादूगर अपने हाथ में पकड़ी हुई जादुई किताब के पन्ने पलटकर कुछ मंत्र बुदबुदाता है, जिससे किताब के पन्नों से एक एक करके कई सारी तितलियां बाहर आती हैं और वहां आसपास मौजूद लोगों तथा महल की रक्षा के लिए मौजूद सैनिकों की ओर बढ़ती हैं। इतनी तितलियों को देखकर सभी लोग काफी हैरान होते हैं, पर इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, ये सारी तितलियां सभी पर हमला करके उन्हें नोचने लगती हैं। इससे वहां भगदड़ मच जाती है और लोग चीखने चिल्लाने लगते हैं, पर तितलियां उन लोगों को नोचना बंद नहीं करती और कुछ ही देर में वहां चारों ओर सिर्फ सैनिकों तथा आम लोगों की लाशें ही पड़ी हुई नजर आती हैं। अब वो रहस्यमय जादूगर उठता है और जमीन पर पड़ी छत विछत लाशों को लात से मारते हुए महल के गेट के पास आता है। वहां किताब खोलकर वो फिर से कई मंत्र बुदबुदाता है, जिससे सभी तितलियां वापस जादुई किताब में समा जाती हैं। इसके बाद वो जादूगर अपने सिर से चोगा उतारते हुए कहता है, आज से इस वेलेरिया राज्य पर मेरी यानी रैग्नर की हुकूमत शुरू होती है। इस घटना के दौरान महल से दूर होने की वजह से वेलेरिया राज्य के 4 योद्धा जिंदा बच जाते हैं। अब क्योंकि जादूगर रैग्नर की वजह से ये लोग वापस अपने किले में नहीं आ सकते थे, इसलिए उसका मुकाबला करने के लिए घोड़े पर सवार ये चारों योद्धा एक जादूगर को ढूंढने निकल पड़ते हैं। एक दिन के सफर के बाद ये लोग एक मैदान में आकर रुकते हैं। घोड़े पर बैठा बड़े बालों वाला एडम कहता है, सामने जो रहस्यमय जंगल दिख रहा है, लोगों का मानना है कि जादूगर मैग्नस को आखिरी बार वहीं देखा गया था। इस पर उसका बेटा आइवर कहता है, पिताजी आप उस जादूगर को बेवजह ढूंढ रहे हैं, कई साल बीत चुके हैं, अब तक तो वो मर चुका होगा। इस पर एडम के बगल वाले घोड़े पर बैठा नेमार कहता है, उसे कोई ऐसा वैसा जादूगर मत समझो, लोगों का मानना है वो मौत को भी मात दे सकता है। एडम कहता है, जो भी हो, वेलेरिया को बचाने के लिए वही आखिरी उम्मीद है, इसलिए चलो चलकर उन्हें ढूंढते हैं। तो अब ये सभी लोग उस जंगल के अंदर जाते हैं। उस जंगल के अंदर इतनी कम रोशनी देखकर ये लोग काफी हैरान होते हैं। फिर थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्हें कुछ दूरी पर खड़ा हुआ कोई दिखता है। इससे सतर्क होकर ये लोग उसके करीब जाते हैं, पर वो सैनिक की तरह कवच पहना हुआ एक पुतला होता है, जिसके गले में लकड़ी की एक तख्ती लटक रही होती है। एडम का बेटा आइवर सबसे कहता है, हम बेवजह ही डर रहे थे। तो एडम कहता है, जो भी हो, इसको छूना मत, ये एक जाल हो सकता है। पर अब तक आइवर सैनिक पुतले के गले से लटकती तख्ती निकाल देता है, जिससे वहां जोर का ऊर्जा विस्फोट होता है तथा 3 योद्धा बेहोश हो जाते हैं और वो पुतला सक्रिय हो उठता है। हालांकि हेलमेट पहने होने की वजह से महिला योद्धा बच जाती है और उस पर हमला करने के लिए उसकी ओर बढ़ रहे सैनिक पुतले से भिड़ जाती है। दोनों में तलवार से जोरदार लड़ाई होती है। इस लड़ाई में महिला योद्धा पुतले सैनिक का सिर धड़ से अलग कर देती है, पर फिर भी वो उस पर तलवार से हमले करना बंद नहीं करता। ये देखकर वो महिला योद्धा उसे लात से पीछे ढकेल देती है और उसकी छाती में तलवार घुसाकर उसे निष्क्रिय कर देती है। पर तभी चोगा पहना हुआ एक अधेड़ उम्र का आदमी वहां आता है और कहता है, किसकी हिम्मत हुई इस जंगल में दाखिल होने की और मेरे बनाए पुतले सैनिक को मारने की। महिला योद्धा उसे कोई जवाब नहीं देती। तो जंगली सा दिखने वाला वो आदमी अपने हाथ में पकड़े हुए सांप की फुफकार योद्धा के हेलमेट के सामने छोड़ता है, जिससे कि वो महिला योद्धा सुन्न पड़ जाती है। फिर वो आदमी उसे अपने अड्डे पर ले जाकर उसका हेलमेट उतारता है, लेकिन जब वो देखता है कि वो एक लड़की है तो वो उसे फिर से सामान्य कर देता है। सामान्य होते ही वो उससे कहती है, आप जादूगर मैग्नस है ना? वो आदमी कहता है, हाँ, पर तुम कौन हो और तुम इस जंगल में क्या कर रही हो? लड़की कहती है, मैं वेलेरिया राज्य के राजा आर्थर की बेटी एरा हूँ। रैग्नर नाम के एक रहस्यमयी जादूगर ने अपने काले जादू से हमारे कई रक्षक सैनिकों और लोगों को मार दिया और अब हमारा पूरा राज्य उसके कब्जे में है। वो चारों ओर पाप और अंधकार फैला रहा है। तो मैग्नस कहता है, ऐसा क्या है उसके पास और आखिर वो चाहता क्या है? एरा कहती है, उसका क्या मकसद है ये तो मुझे नहीं पता, पर उसके पास एक ऐसी शैतानी किताब है जिसके जरिए वो दुनिया के सबसे खतरनाक राक्षसों और जीवों का आवाहन भी कर सकता है और उन्हें कंट्रोल भी कर सकता है। उसी के काले जादू के इस्तेमाल से वो बाकी नगरों को भी तहस नहस कर दे रहा है। जो भी इलाका उसके प्रभाव में आता है वहाँ बस राख और धुआं ही नजर आता है। इसीलिए मैं यहाँ आपको लेने आई हूँ।
ताकि हम वलेरिया को अंधकार और आतंक से मुक्त कराकर उसे फिर से एक वैभवशाली राज्य बना सकें। मैग्नस कहता है, जैसा कि तुम जानती होगी, 20 साल पहले जब बुराई की शक्तियों के खिलाफ आखिरी जंग हुई तो उसमें मैं तुम्हारे पिता राजा आर्थर के साथ ही था। हम वो जंग जीत तो गए, पर उसमें तुम्हारे पिता और हमारे कई शूरवीर योद्धा मारे गए, जिससे वैलेरिया राज्य कमजोर हो गया। तुम्हारी माँ ने राज्य की जिम्मेदारी उठाई, पर फिर भी वो वैलेरिया के वैभव को वापस नहीं ला सकी। उस युद्ध की हिंसा ने मुझे झकझोर दिया था और तब से मैं इस जंगल में आकर अकेले रहने लगा। शायद इतने सालों में राज्य की कमजोरी का फायदा उठाकर ही उस जादूगर ने राज्य पर कब्जा किया होगा। हालांकि मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम वापस लौट जाओ। तो एरा कहती है, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? वो दुष्ट जादूगर यहीं नहीं रुकेगा, दुनिया पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इसलिए जैसे आपने मेरे पिता का मार्गदर्शन किया, मेरा भी मार्गदर्शन कीजिए, क्योंकि हम बस 4 ही योद्धा बचे हैं और बिना आपकी मदद के हम उसके जादू का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। मैग्नस कहता है, कुछ भी हो, मैं अब इन झमेलों में नहीं फंसना चाहता, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ। आखिरकार निराश होकर एरा अपने साथियों के पास आती है। अब तक उसके साथियों को होश आ चुका होता है। वो उनसे बताती है कि समझ लो कि मैग्नस मर चुका है, इसलिए हमें कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। इस पर एडम कहता है, जादूगर मैग्नस के बिना भी हमें लड़ाई जारी रखेंगे। इसके बाद ये लोग जंगल से बाहर आते हैं और अपने अपने घोड़े पर सवार होकर अपनी राज्य की ओर लौटने लगते हैं। अगले सीन में वैलेरिया राज्य के किले में अपना अड्डा बना चुके दुष्ट जादूगर रैगनर को दिखाया जाता है, जो मंत्र पढ़कर शैतानी जादुई किताब के पन्ने पर बने एक दानव सैनिक का आह्वान करता है और उसे उस रास्ते पर भेजता है जिससे होकर ये चारों योद्धा राज्य की ओर आ रहे होते हैं। कवच पहने और मुग्दर लिए हुए उस सैनिक को देखकर ये लोग अपना घोड़ा रोककर उससे पूछते हैं कि क्या चाहिए तुम्हें, लेकिन वो सैनिक बिना जवाब दिए ही अपने मुग्दर से उन चारों पर हमला करना शुरू कर देता है। तो चारों योद्धा भी अपनी अपनी तलवार निकालकर उससे लड़ने लगते हैं। हालांकि उस अनजान सैनिक का चेहरा हेलमेट से ढका होने की वजह से पहले तो ये चारों योद्धा ये बात नहीं जान पाते कि वो एक दानव है, लेकिन जब इस लड़ाई में वो इन चारों पर भारी पड़ने लगता है और एरा की तलवार उसके कवच के आर पार होने के बावजूद भी उसे कुछ नहीं होता, तो ये लोग समझ जाते हैं कि ये इंसान नहीं है। इसी बीच वो दानव सैनिक एरा का गला दबाने लगता है, तो नेमार खुद को संभालते हुए उस दानव सैनिक के मुंह पर जोरदार मुक्का मारता है। इससे उस सैनिक का मास्क नीचे गिर जाता है और उसका दानव वाला चेहरा सबके सामने आ जाता है। उसके दानव होने की बात पता चलते ही वो सभी लोग घबरा जाते हैं, लेकिन इसी बीच वो दानव नेमार की गर्दन पकड़ लेता है, तो उसे बचाने आइवर उसकी ओर बढ़ता है, पर दानव उसे भी मुग्दर मारकर नीचे गिरा देता है। कोई भी उसके सामने टिक नहीं पा रहा होता, फिर भी एरा हार नहीं मानती और उससे लड़ने की पूरी कोशिश करती है। हालांकि दानव सैनिक उसे नीचे पटक देता है, पर इससे पहले कि वो एरा को कुछ नुकसान पहुंचा पाता, घोड़े पर सवार जादूगर मैग्नस वहां आता है और अपनी जादुई छड़ी से हमला करके उसे पीछे ढकेल देता है। इस पर दानव सैनिक उससे भी लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन मैग्नस अपनी छड़ी के जादू से उसे 2 भागों में फाड़कर नष्ट कर देता है। मैग्नस के साथ आ जाने से चारों योद्धाओं का हौसला बढ़ जाता है। एडम तो उसे पहले से ही पहचानता था, तो वो मैग्नस से कहता है, तुम्हारी उम्र मुझसे बहुत ज्यादा है, पर फिर भी तुम मुझसे ज्यादा जवान दिखते हो। मैग्नस कहता है, ये सब जड़ी बूटी और जादू का असर है। तो एडम अब उसका परिचय अपने बेटे आइवर और दूसरे योद्धा नेमार से करवाता है। मैग्नस दानव के शरीर के चिथड़े देखकर कहता है, पहले हमें उस किताब तक पहुंचना होगा। इस बात पर चर्चा करने के बाद ये लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। इसके अगले सीन में वैलेरिया के महल में जादूगर रैगनर को दिखाया जाता है। उसका एक सैनिक उसे दानव सैनिक का मास्क दिखाकर कहता है, ये हमें जंगल के रास्ते पर मिला। इस पर गुस्से में भड़कते हुए रैगनर उससे कहता है, पता करो कौन है वो जिसने हमारे शक्तिशाली दानव को मारने की हिम्मत की, और हमारी योजना के अनुसार जिसे हम इतने दिनों से ढूंढ रहे हैं उसकी भी तलाश तेज कर दो। इधर मैग्नस और चारों योद्धा रात होने पर एक जंगल में रुककर आराम करने लगते हैं, जहां एरा मैग्नस से उस शैतानी किताब के बारे में पूछती है। मैग्नस कहता है, कई सालों पहले मेरे गुरु ने उस जादुई किताब का निर्माण एक शक्तिशाली ड्रैगन की खाल से किया था। उस किताब को बनाने का मकसद दानवों को कंट्रोल करना था, ताकि दुनिया में बुराई फैलने से रोकी जा सके। लेकिन जब मेरे गुरु बूढ़े हो गए तो वो किताब उन्होंने मुझे सौंप दी, पर कुछ ही दिनों बाद मरीन नाम की एक दुष्ट चुड़ैल ने मेरे पास से वो किताब चुरा ली। इरा कहती है, फिर वो किताब रैगनर तक कैसे पहुंची? मैग्नस कहता है, पता नहीं, मैं जानता था कि वो किताब दुनिया के लिए खतरनाक हो सकती है, इसलिए जब तक वो मेरे पास थी मैंने उसे नष्ट करने की बहुत कोशिश की, पर उसे नष्ट करने में नाकाम रहा। इस पर एडम कहता है, क्यों ना हम उस किताब को चुरा कर खुद इस्तेमाल करें।
मैग्नस कहता है नहीं, उस किताब की शक्ति को इस्तेमाल करने वाला इंसान उसके काले जादू के प्रभाव में आकर खुद शैतान की तरह व्यवहार करने लगता है, इसलिए इंसानों को उसका इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। तो एडम कहता है अगर उस किताब को नष्ट नहीं किया जा सकता और इंसान को उसे इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए, तो फिर हम उस दुष्ट रैगनर को कैसे हराएंगे? मैग्नस कहता है इस बारे में मैं बाद में सोचूंगा, अभी मुझे नींद आ रही है। ये कहकर वो लेट जाता है, पर जैसे ही उसकी आंख लगती है उसे एक भयानक सपना आता है जिसमें कि वो 3 बार मर रहा होता है। इससे घबराकर वो उठकर बैठ जाता है। मैग्नस को इस तरह देखकर वो लोग उससे पूछते हैं आखिर ऐसा क्या देख लिया तुमने? मैग्नस कहता है मेरे सपने कई बार मुझे भविष्य की झलक दिखाते हैं और मैंने अभी देखा कि मैं एक नहीं 3 बार मर रहा हूँ। एरा कहती है ये सच नहीं हो सकता। मैग्नस कहता है हो भी सकता है, इसलिए हमें जल्दी से जल्दी किताब तक पहुंचना होगा। इसके बाद सभी लोग सो जाते हैं, पर आइवर पहरेदारी कर रहा होता है। इसी दौरान एक जड़ उसे लपेट लेती है। आवाज सुनकर एरा जब उसे संभालने आती है तो वो देखती है आइवर शैतान बन रहा है। वो एरा को मारने की कोशिश करता है तो एरा उससे कहती है होश में आओ, ये क्या हो गया है तुम्हें? पर उस जड़ के जरिए काले जादू का प्रभाव आइवर के दिमाग पर हावी हो चुका होता है, इसलिए एरा की बातों का उस पर कोई असर नहीं होता और वो एरा को पकड़कर नीचे पटक देता है। लेकिन अब इससे पहले कि वो एरा को कोई नुकसान पहुंचा पाता, शोर सुनकर सभी लोग जाग जाते हैं। ये सब देखकर एडम कहता है क्या हुआ मेरे बेटे को? मैग्नस कहता है ये काले जादू के प्रभाव में है। ये कहकर वो आइवर के चेहरे पर एक जादुई पाउडर फेंकता है जिससे कि आइवर ठीक हो जाता है। घबराई हुई एरा पूछती है आखिर ये सब हो क्या रहा है? मैग्नस कहता है रैगनर के काले जादू का प्रभाव बढ़ रहा है, यहाँ तक कि उसका असर वनस्पतियों पर भी पड़ना शुरू हो गया है, इसलिए आइवर उस जड़ में मौजूद काले जादू की चपेट में आ गया। फिर जैसे तैसे रात गुजारने के बाद ये लोग अगली सुबह घोड़े पर सवार होकर वेलेरिया राज्य की ओर निकल पड़ते हैं। किले से कुछ दूरी पर पहुंचने पर एरा सबसे कहती है हम बस 5 ही लोग हैं और रैगनर के आदमी हर तरफ पहरेदारी कर रहे हैं, ऐसे में हम सीधे सीधे गेट से तो नहीं जा सकते। तो मैग्नस कहता है किले के नीचे 2 गुप्त सुरंग हैं, एक नदी तक जाती है और दूसरी जंगल के किनारे तक, और उस सुरंग का एक छोर किले के अंदर खुलता है। तो अब ये लोग सुरंग के जरिए किले के परिसर में दाखिल होते हैं। वहाँ मैग्नस सबसे कहता है तुम लोग यहाँ परिसर में रहकर इस गुप्त रास्ते की निगरानी करो, तब तक मैं उस किताब को हासिल करने की कोशिश करता हूँ। ये कहकर वो महल के अंदर जाता है। महल में चारों तरफ मनहूसियत और अंधेरा छाया हुआ होता है। वहाँ मैग्नस को चबूतरे पर रखी हुई वो किताब दिखती है तो वो उस किताब को उठाने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन तभी पीछे से रैगनर की आवाज आती है कि मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था मैग्नस, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि जिस तरह किताब के जादुई दानवों को मारा गया वो सिर्फ तुम ही कर सकते हो। इस पर मैग्नस पूछता है आखिर तुम हो कौन और ये किताब तुम्हारे पास कैसे आई? रैगनर कहता है मैं मरीन और राजा आर्थर का बेटा हूँ। इस पर मैग्नर कहता है ओह, तो तुम हो राजा आर्थर की नाजायज औलाद, पर तुम और तुम्हारी चुड़ैल माँ तो 20 साल पहले मारे गए थे। ये सुनकर रैगनर भड़क जाता है और कहता है मैं मारा नहीं गया और ना ही मैं नाजायज औलाद हूँ, मैं ही राजा आर्थर का असली वारिस हूँ और जल्दी ही एरा से शादी करके मैं एक नए वंश की स्थापना करूंगा और पूरी दुनिया पर राज करूंगा। उसकी बातें सुनकर मैग्नस उससे कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम राजा आर्थर के नाजायज औलाद इसलिए हो क्योंकि तुम्हारी चुड़ैल माँ ने राजा को अपने वश में करके धोखे से उनके साथ संबंध बनाए। बाद में जब मैंने उन पर से सम्मोहन हटाया तब तक तुम गर्भ में आ चुके थे, इसीलिए राजा ने तुम्हारी चुड़ैल माँ को राज्य से बाहर निकाल दिया था। तुम और एरा एक ही बाप की संतान हो, भले ही दोनों की माएं अलग अलग हैं, इसलिए तुम उससे शादी करने की सोच भी कैसे सकते हो? रैगनर कहता है सही गलत मुझे मत सिखाओ, इस वक्त कोई मेरी शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकता क्योंकि ये शक्तिशाली जादुई किताब मेरे पास है और मेरे काबू में है। ये वही किताब है जो मेरी माँ ने तुम्हारे पास से चुराई थी। इस पर मैग्नस कहता है मैं तुम्हारे इरादों को कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। ये सुनते ही रैगनर अपने जादू से उसके पास से किताब छीन लेता है और उसके चारों ओर एक जादुई घेरा बनाकर उससे कहता है यहाँ काली शक्तियों का बसेरा है, इसलिए यहाँ तुम मेरा मुकाबला नहीं कर पाओगे। मैग्नस अपनी शक्ति से उसका प्रतिरोध करने की कोशिश करता है पर रैगनर अपने काले जादू से उसे ऊंचे चबूतरे पर लिटाकर जकड़ देता है। उधर महल के परिसर में रैगनर द्वारा भेजी गई 3 सर्प कन्याएं एरा को पकड़ लेती हैं तो एडम, आइवर और नेमार उसे छुड़ाने के लिए उन तीनों से भिड़ जाते हैं। इस दौरान आइवर एक सर्प कन्या को तलवार घुसाकर मार डालता है। इससे बाकी 2 सर्प कन्याएं उग्र होकर अपने सर्प वाले रूप में आ जाती हैं और उन्हें काटने की कोशिश करने लगती हैं, लेकिन तीनों योद्धा उन पर हमले जारी रखते हैं। इसलिए वो दोनों सर्प राक्षसियां एरा को पकड़कर अंदर रैगनर के पास ले जाती हैं। रैगनर उनसे पूछता है तीसरी राक्षसी कहाँ है? तो वो दोनों
बताती हैं कि उसे मार दिया गया। ये कहकर वो दोनों चबूतरे पर जकड़े हुए मैग्नस का खून पीने उसकी ओर बढ़ती हैं, लेकिन रैगनर कहता है अभी नहीं, और मंत्र पढ़कर वो उन दोनों को किताब में वापस भेज देता है। फिर वो एरा की ओर मुड़ता है और उससे कहता है तुम मुझसे शादी कर लो, फिर हम दुनिया के सबसे ताकतवर वंश की शुरुआत करेंगे। एरा कहती है कभी नहीं, ये महल और ये राज्य छोड़कर चले जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। इस दौरान चबूतरे पर काले जादू से जकड़ा हुआ मैग्नस अपनी पूरी ताकत लगाकर उठता है और पीछे से रैगनर को ललकारता है। इस पर रैगनर जैसे ही उसकी ओर मुड़ता है, वैसे ही मैग्नस अपनी जादुई छड़ी की शक्ति से रैगनर की छाती पर जोरदार हमला करता है। इससे रैगनर हड़बड़ा जाता है। अब मौका देखकर वहां पहुंच चुके एरा के साथी वो जादुई किताब उठा लेते हैं। हालांकि अचानक से हुए इस हमले से तिलमिलाया रैगनर खुद को संभालते हुए मैग्नस की छड़ी छाती से हटाकर उसे पीछे ढकेल देता है। मैग्नस जानता था कि वो ज्यादा देर रैगनर को नहीं रोक पाएगा, इसलिए अपने साथियों को वहां से भाग जाने के लिए कहता है। इसी बीच रैगनर मैग्नस के सिर पर काले जादू से हमला करके उसे मार डालता है। ये देखकर चारों योद्धा गुस्से में रैगनर की ओर झपटते हैं तो वो गायब होकर वहां से कहीं चला जाता है। मैग्नस के मरने से एरा बहुत दुखी होती है और अपने साथियों से कहती है मैग्नस इतनी आसानी से नहीं मर सकता, इसको जिंदा करने का कोई ना कोई तरीका जरूर होगा, इसलिए इसकी बॉडी को अपने साथ ले चलो। तो उसके साथी मैग्नस की बॉडी को अपने पीठ पर लाद लेते हैं और आपस में कहते हैं हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि रैगनर चुप नहीं बैठेगा। इसके बाद ये लोग यहाँ से निकलकर गुप्त रास्ते की ओर जाने लगते हैं, लेकिन इन्हें पकड़ने के लिए रैगनर के कुछ सैनिक उनके सामने आ जाते हैं। चारों योद्धाओं के लिए करो या मरो वाली स्थिति होती है, इसलिए वो लोग पूरी ताकत लगाकर उन सैनिकों से भिड़ जाते हैं और सैनिकों के हमलों से खुद को बचाते हुए उन्हें मार गिराते हैं। अब यहाँ से बाहर निकलने के लिए ये लोग गुप्त सुरंग में दाखिल होते हैं। सुरंग के अंदर जाने पर एरा सबसे कहती है मैग्नस हमारी वजह से मारा गया। मैंने सुना है इस सुरंग का दूसरा रास्ता एक ऐसी नदी के पास जाता है जहाँ संजीवनी जल का एक फौहारा है, जिससे न सिर्फ किसी घायल का उपचार किया जा सकता है बल्कि किसी मरे हुए इंसान को जिंदा भी किया जा सकता है। उसकी बातें सुनकर आइवर कहता है ये सब बस कही सुनी बातें हैं। तो एरा कहती है लेकिन हमें कोशिश करनी होगी, क्योंकि रैगनर के खिलाफ मैग्नस ही हमारी आखिरी उम्मीद है। आखिरकार ये सभी लोग गुप्त रास्ते के जरिए एक जंगल में पहुंच जाते हैं। फिर वहां से आगे बढ़ने पर उन्हें आधी सूख चुकी नदी और उसके किनारे प्राचीन देवता की पत्थर से बनी एक मूर्ति दिखती है। तो ये लोग वहां जाकर मैग्नस की बॉडी को उस चबूतरे पर लेटा देते हैं। आइवर सबसे कहता है देखा यहाँ कोई फौहारा नहीं है, मैंने कहा था संजीवनी जल के फौहारे वाली बात सिर्फ किस्से कहानियां हैं। इससे एरा बहुत निराश हो जाती है और मूर्ति के पास के चबूतरे पर बैठकर सोचने लगती है कि आखिर अब वो करे भी तो क्या करे। इसी दौरान उसकी निगाह उस चबूतरे पर बने ड्रैगन के चिन्ह पर पड़ती है, जो कि उसके राज्य का प्रतीक होता है। अब क्योंकि वो खुद उस राज्य की राजकुमारी होती है, इसलिए अपने हाथ पर चाकू चलाकर अपने खून की कुछ बूंदे उस चिन्ह पर डालती है। हैरानी की बात यह होती है कि उसके ऐसा करते ही उस मूर्ति के नीचे से पानी की एक धार निकलती है। तो एरा उस पानी की कुछ छींटे मैग्नस के चेहरे पर डाल देती है, जिससे मैग्नस के शरीर का घाव भी भर जाता है और वो जिंदा भी हो जाता है। जिंदा होने के बाद मैग्नस एरा से कहता है सपने में देखी गई पहली घटना तो सच साबित हुई, इसका मतलब मैं भी 2 और बार मरूंगा। एरा कहती है नहीं, हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे, क्योंकि अब वो किताब हमारे पास है। इधर ये लोग बातें कर रहे होते हैं और उधर महल की छत पर खड़ा रैगनर अपनी जादुई शक्ति से यहाँ रखी किताब के पन्ने पलट रहा होता है, ताकि वो उस जगह पर अपनी 2 सर्प राक्षसियों को प्रकट कर सके। हालांकि ये चारों इस बात से अनजान होते हैं। वहीं एरा द्वारा रैगनर के इरादे के बारे में पूछे जाने पर मैग्नस उसे ये सच बता देता है कि वो उसकी बाप की नाजायज औलाद है और अब उस सनकी का इरादा तुमसे शादी करके दुनिया पर राज करने का है। इसी दौरान रैगनर किताब से दोनों सर्प राक्षसियों को वहाँ प्रकट कर देता है। उन्हें देखकर मैग्नस सबको सतर्क करते हुए कहता है इनसे लड़ते वक्त कोई भी इनकी आंखों में मत देखना, क्योंकि इनकी आंखों में देखने वाला पत्थर बन जाता है। तो अब जैसे ही दोनों राक्षसियां उन्हें मारने के लिए उनकी ओर बढ़ती हैं, वो लोग उसकी ओर देखने से बचते हुए उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं। इस लड़ाई में एरा एक राक्षसी को संजीवनी जल वाले फौहारे पर ढकेल देती है, पर वहाँ संजीवनी जल उसके शरीर से छूते ही वो राक्षसी नष्ट हो जाती है। ये देखकर मैग्नस सबसे कहता है अब मुझे पता चल गया है कि शैतानी किताब को कैसे नष्ट करना है। ये कहकर वो संजीवनी जल की एक बूंद दूसरी राक्षसी पर फेंकता है, जिससे कि वो राक्षसी भी नष्ट हो जाती है। एरा पूछती है ये कैसा चमत्कार है? तो मैग्नस कहता है इस जल की तरह ही तुम्हारे खानदान की एक प्राचीन तलवार है, उसका निर्माण बुराई को नष्ट करने के लिए किया गया था, पर कई सालों पहले उसे भाग्य की झील में छिपा दिया गया। अब उसे वहाँ से वही निकाल सकता है जो वेलेरिया राज्य का सच्चा वारिस हो और जिसके इरादे नेक हों।
एरा कहती है अगर ऐसी बात है तो मैं उसे लाने की पूरी कोशिश करूंगी। इसके बाद ये लोग यहाँ से भाग्य झील के किनारे जाते हैं। वहाँ एरा मैग्नस से पूछती है तलवार पाने के लिए मुझे क्या करना होगा। मैग्नस कहता है ताकत के बजाय बुद्धि से काम लेना और किसी भी भ्रम में मत पड़ना। तो आइवर कहता है पर इस झील में तो पानी ही नहीं दिख रहा है। इस पर मैग्नस किनारे से कुछ कंकड़ उठाकर झील की ओर फेंकता है जिससे कि झील का अदृश्य पानी उन्हें दिखने लग जाता है। इसके बाद उन लोगों को वहीं रुकने को कहकर एरा अकेले उस झील के पानी में आगे बढ़ती है। पर थोड़ी ही दूर चलने के बाद पानी के अंदर से उसका दूसरा रूप बाहर निकलकर उस पर हमला करने लगता है। तो बचने के लिए एरा भी उससे अपनी तलवार लड़ाने लगती है। हालांकि काफी देर लड़ने के बाद भी जब उसका रूप हार नहीं मानता तो मैग्नस की सलाह याद करके एरा खुद ही लड़ना बंद कर देती है और अपने प्रतिरूप को गले लगा लेती है। उसके ऐसा करते ही प्रतिरूप वहाँ से गायब हो जाता है। अब यहाँ से आगे बढ़कर एरा उस चट्टान तक पहुँच जाती है जिसमें उसकी पुश्तैनी तलवार लगी होती है। वहाँ अपने पूर्वजों का आवाहन करके वो तलवार निकालने में कामयाब रहती है। पर फिर वो जैसे ही तलवार लेकर झील के किनारे आती है, रैग्नर के भेजे गए दानव पक्षी उन सबको उठाकर वापस वेलेरिया के अंधेरे महल में ले आते हैं। कुछ देर बाद जब एरा की आंख खुलती है तो वो बेड पर होती है। रैग्नर उसके साथी का रूप रखकर उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है लेकिन एरा उसे पहचान लेती है। इससे रैग्नर वापस अपने रूप में आकर उससे कहता है तुम्हारे पास मुझसे शादी करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। हालांकि जब एरा इसके लिए तैयार नहीं होती तो रैग्नर उसके सिर पर काला जादू कर उसे अपने वश में कर लेता है जिससे कि एरा उसकी हर बात मानने लगती है। दूसरी ओर एरा के साथियों को जब होश आता है तो खुद को महल के चबूतरे वाले कमरे में जंजीरों से बंधा हुआ पाते हैं। रैग्नर के आदेश पर एक सर्प राक्षसी उन लोगों को मारने आती है पर उन्हें मारने से पहले वो नेमार पर आसक्त होकर उसे संबंध बनाने की कोशिश करती है। ये देखकर मैग्नस नेमार को इशारे से बताता है कि तुम बहकने का नाटक करके उसे उलझाने की कोशिश करो। तो नेमार ऐसा ही करता है जिससे कि राक्षसी नेमार को शिकार बनाने के लिए जंजीर खोल देती है। अब जंजीर खुलते ही बाकी लोग भी आजाद हो जाते हैं और मौका देखकर नेमार उस राक्षसी से भिड़ जाता है। इससे राक्षसी तिलमिला उठती है लेकिन नेमार उससे पूरी ताकत से लड़ता है और अपने साथियों को इरा को छुड़ाने के लिए भेज देता है। यहाँ से जब उसके साथी रैग्नर के कमरे में जाते हैं तो रैग्नर उन लोगों से कहता है तुम लोगों ने आने में देर कर दी, अब एरा मेरे वश में है और मेरे आदेश पे कुछ भी कर सकती है। ये कहकर वो एरा से उन लोगों को मारने के लिए कहता है। तो अपने काबू में ना होने की वजह से एरा अपने साथियों पर हमला करने लगती है लेकिन उसे चोट ना पहुंचे इसलिए उसके साथी उस पर हमला करने की बजाय उसके हमले से बचने की कोशिश करते हैं। वहीं मैग्नस रैग्नर के पास जाकर उससे कहता है अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। तो रैग्नर कहता है वो तलवार और एरा अब दोनों मेरे पास है इसलिए अब मैं तुम्हें खत्म करने जा रहा हूँ। इसी दौरान आइवर एरा को झकझोरते हुए उसे किस करता है और कहता है खुद पर काबू करो। उसके ऐसा करने से एरा का सम्मोहन टूट जाता है। दूसरी ओर नेमार सर्प राक्षसी से जीजान से लड़ रहा होता है। इधर रैग्नर मैग्नस से कहता है तुम ये किताब ले भी लो तो भी कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम जानते हो इसका इस्तेमाल करने से इसकी बुरी शक्तियां तुम पर हावी हो जाएंगी। उसकी बातें सुनकर मैग्नस उससे कहता है तुम्हें खत्म करने के लिए मैं ये भी खतरा उठाने को तैयार हूँ। ये कहकर वो किताब की शक्तियों को अपने नियंत्रण में ले लेता है और उसके इस्तेमाल से रैग्नर को नष्ट कर देता है। हालांकि ऐसा करने की वजह से अब वो खुद भी शैतान बनने लगता है। वहीं एरा अपनी तलवार से राक्षसी की गर्दन काट देती है। तो मैग्नस एरा से कहता है इससे पहले कि इस किताब की काली शक्तियां मेरी आत्मा पर पूरी तरह से हावी हो जाएं, मुझे मार डालो। लेकिन एरा ऐसा नहीं करती और तलवार को किताब के अंदर घुसा देती है। इससे किताब के काले जादू का प्रभाव खत्म हो जाता है और मैग्नस सामान्य हो जाता है। अब एरा उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो? मैग्नस कहता है हाँ, लेकिन इसके साथ मेरी जादुई शक्तियां भी नष्ट हो गई। इसके बाद ये सभी लोग इस किताब और तलवार को एक गुप्त जगह छिपा देते हैं। फिर एरा इस राज्य की नई महारानी बन जाती है और इस तरह ये फैंटेसी एडवेंचर मूवी यहीं खत्म हो जाती है।